भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको एक बार फिर जीवामृत की कहानी बताता हूँ। हमने सैकड़ों वीडियो बनाई हैं, लेकिन कई बार किसान कंफ्यूज होता है और मैं बार बार इस तरीके की चर्चा करता हूँ। तो पहले तो मैं ये समझा दूँ जीवामृत आखिर ज़रूरी क्यों है और जीवामृत होता क्या है। हम सब जानते हैं कि धरती माता जिंदा है, यानी ज़मीन जिसके पर खेती करते हैं उस ज़मीन में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। पिछले कई सालों से जब हमने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया और किसी ने कहा कि साहब दीमक नुकसान करती है, निमेटोड नुकसान करता है, सफ़ेद गिडार ऐसा करता है, इनको इंसेक्टिसाइड डाल के मारना चाहिए। तो मित्र, जब हमने ज़मीन में किसी भी इंसेक्ट को मारने के लिए कोई भी ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड डाला तो ज़मीन में रहने वाले सारे प्रकार के जीव मर जाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं। खेती जो कृषि विज्ञान है उसमें सबसे पहले आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो खेती एक विज्ञान है। खेती के विज्ञान में सबसे पहले ज़मीन आती है, धरती माँ। अब माँ जितनी समृद्धशाली होगी और उसी हिसाब से हमको फसल पैदा करके देगी। तो खेती की तकनीकी में, खेती की उन्नति में सबसे पहला निवेश ज़मीन की फर्टिलिटी है। लेकिन पिछले 50, 60, 70 सालों से देश में कोई भी ज़मीन की बात नहीं करता। उन्नतशील बीज बेचना चाहता है, फर्टिलाइज़र बेचना चाहते हैं लोग, माइक्रो न्यूट्रिएंट बेचना चाहते हैं लोग, और किसान को पेस्टिसाइड बेचना चाहते हैं लोग। तो आधुनिक कृषि तकनीकियाँ चूँकि कुछ बेचना चाहती हैं, इसलिए वो ज़मीन की बात ही नहीं करती। मैं किसानों को अक्सर सिखाता हूँ कि अगर किसी किसान को संपन्न बनना है, खेती में लाभ कमाना है, तो उसको सबसे पहले अपनी धरती माता की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि धरती माता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो धरती माता जिंदा होनी चाहिए, लेकिन अब जिंदा नहीं रही। आपके खेत में जो फसल अवशेष छूट जाते हैं वो सड़ करके ह्यूमस बनने चाहिए, जीवांश में बदलने चाहिए, लेकिन नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि कार्बन को जीवांश में बदलने वाली जो सेना है, यानी सूक्ष्म जीव है, वहाँ है ही नहीं। तो जब तक हम ज़मीन में जीवाणुओं का इनोकुलेशन नहीं करते, यानी ज़मीन में जितने प्रकार के जीवाणु होने चाहिए अगर वो नहीं हैं, तो फिर खेती में आप कोई भी चमत्कार की उम्मीद मत करिए और कभी मत सोचिए कि खेती में आपका कोई भला कर सकता है। तो मैं कहता हूँ जीवामृत बनाना, यानी जीवामृत, जब हमने कहा ज़मीन में जीवाणु होते हैं तो कौन से जीवाणु होते हैं किसी को नहीं पता। आज कुछ लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, माइक्रोबायोलॉजी के लोगों ने 15-20 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाइड किया है और उन्हीं की मार्केटिंग भी हो रही है। मित्र, एग्रीकल्चर में मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। किसान को कभी बाजार जाना ही नहीं है। तो करना क्या है? पंचू से कहूँगा ये जंगल की मिट्टी लाओ, ज़रा मिट्टी उठाओ। देखिए, मैं आज जंगल से मिट्टी लाया हूँ। चूँकि हमारे खेत में जो जीवाणु मर गए, वो जीवाणु कहाँ मिलेंगे? वो जंगल की मिट्टी में मिलेंगे। तो जंगल की मिट्टी जब लाएंगे तो देखो इस प्रकार की होगी। इतनी भुरभुरी मिट्टी है ये, ऐसे कलर की ऐसी होगी। और मिट्टी लानी कहाँ से मित्र? चूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं साहब जंगल से ले आए। हमने कहा जंगल में कहाँ से ले आए? बोले जंगल गया था साहब, बस फावड़ा लेके खोद लाए। हमने कहा नहीं, जंगल में ऐसे स्थान पर जाइए, जंगल में लो लैंड एरिया में जाइए, निचले स्थान पर, जहाँ ढेर सारे, किसी पेड़ के नीचे ढेर सारे पत्ते पड़े हों। जैसे कहूँगा ये पत्ते दिखाओ जरा, ये इस प्रकार के जहाँ पत्ते पड़े हों, हालांकि मैंने तो झाड़ के फेंके हैं ये, लेकिन इस प्रकार के पत्ते पड़े हों, पत्तों को हटाइए और पत्तों के नीचे आपको बिल्कुल हाथ से ऐसी मिट्टी मिलेगी कि आप हाथ से बटोर लें। तो अब मिट्टी कितनी लाएं? मिट्टी उतनी लाएं जितनी आपके पास ज़मीन हो। जैसे आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो ज़्यादा मिट्टी लाएंगे, 5 एकड़ ज़मीन है तो कम लाएंगे, 2 एकड़ ज़मीन है तो और कम लाएंगे। पहला, खेत कितना है। दूसरा, हमको ये जीवामृत कितने जल्दी बनाना है। अगर हमको 200 लीटर जीवामृत बनाना है और 20 दिन में बनाना है तो 25 किलो मिट्टी ले आइए। टाइम आपके पास पर्याप्त है तो थोड़ी कम मिट्टी ले आइए। तो ये मैं जैसे करीब 15 किलो मिट्टी लाया हूँ।
और मैं 200 लीटर जीवामृत बनाऊंगा। तो क्या करूंगा कि ये मेरे पास पानी है, ये ड्रम 180 लीटर इसमें पानी भरा है, ये पानी भरा है। अब हम इसमें ये मिट्टी डाल देंगे। पंचू इसमें मिट्टी डाल दो धीरज से। मित्र ये मिट्टी हमने इसमें डाल दी। अब मिट्टी पहले डाल सकते थे, बाद में पानी भर सकते थे। पानी पहले भर दिया, बाद में मिट्टी डाल दी, एक ही बात है। और इस मिट्टी को हमने इस डंडे से हिला दिया। हिलाओ पंचू, ताकि ये मिट्टी घुल जाए। ठीक है ना, थोड़ा सा हिला देना है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको 200 लीटर जीवामृत बनाना है तो ये चूँकि 225 लीटर का ड्रम है, तो इसमें 200 लीटर यहाँ तक पानी भरा है। इसमें टोटल 28 किलो चीनी डालनी होती है। 28 किलो चीनी चाहे एक बार में डाल दीजिए, चाहे 28 किलो चीनी 3 बार में डाल दीजिए, चाहे 2 बार में डाल दीजिए। अब जैसे मिट्टी ये 15 किलो है, 200 लीटर पानी है, तो ये हमारा जीवामृत मुश्किल से मुश्किल 28-30 दिन में बन जाएगा। कई किसान कहते हैं साहब, एक वीडियो में आप बोल रहे थे 2 महीना बना है। तो 2 महीने में तब बन रहा था जब मैं 5 किलो मिट्टी लाया था। अब मिट्टी, चूँकि मिट्टी में माइक्रोब्स हैं, मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं उन्हीं को मुझे मल्टीप्लाई कराना है। अब मिट्टी मैंने 3 गुना ज़्यादा डाल दी, तो 25 दिन में बनना है। तो हमको 25 दिन में 28 किलो चीनी इसको देनी है। चाहे 1 टाइम दे दीजिए, चाहे 25 दिन में 15-15 किलो या 14-14 किलो 2 बार दे दीजिए। तो जैसे मेरे पास 14 किलो चीनी है, 14 किलो चीनी पंचू इसमें डालो। अब इसमें मैंने चीनी डाल दी है। अब इसको चलाओ। देखिए मित्र, हमारे पास जो मिट्टी में जंगल की मिट्टी से जो जीवाणु लाया था, नंबर 1, अगर रिच जंगल है, रिच मिट्टी है, तो मिट्टी में लगभग 6-7 लाख प्रकार के जीवाणु हैं। ये 18-20 नहीं है। जितने इस नेचर में जीवाणु ज़मीन में होने चाहिए, जितने प्रकार की स्पीसीज होनी चाहिए, वो जब जंगल में मिलेगी। तो एक तो इसमें सब प्रकार के जीवाणु हैं। तो बाज़ार में जैसे कई किसान हमसे पूछते हैं साहब जीवामृत बनाया उसमें ट्राइकोडर्मा डाल दें क्या? हमने कहा क्यों डाल दो। इस मिट्टी में जितने माइक्रोब, जितने बायो फर्टिलाइज़र के नाम सुनते हैं वो सब हैं, और इसमें वो भी हैं जिनके अभी तक आपने नाम नहीं सुने। हम मर जाएंगे, नाम नहीं सुन पाएंगे। यानी कि जंगल की पूरी माया, राम की पूरी माया उस मिट्टी में है। पूरे नाना प्रकार के जीवाणु इस मिट्टी में थे। हमने मिट्टी डाली, मिट्टी में जो जीवाणु हैं उनका भोजन है शुगर। चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। जैसे अभी मैं 10 दिन के बाद इसमें फिर 14 किलो चीनी डाल दूँगा, तो हम 28 किलो चीनी डालें, 28 किलो गुड़ डालें। प्रारंभ में मैंने कई बार बताया कि इसमें गरीब किसान है वो 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा भी डाल सकता है। आटा जब डालते हैं तो आटा डायरेक्ट माइक्रोब्स के किसी काम का नहीं है, तो वो 30-35 दिन के बाद जब शुगर में कन्वर्ट होगा तब बैक्टीरिया के काम आएगा। तो इसलिए जिन किसानों के पास आर्थिक कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, 100-200 रुपए का लालच नहीं है, तो पूरा चीनी डालें या पूरा गुड़ डालें। अब ये चीनी और गुड़ चूँकि डायरेक्ट पानी में घुल जाता है, तो डायरेक्ट माइक्रोब्स के काम आ जाता है। तो माइक्रोब्स अब ये शुगर खाएंगे, चूसेंगे, अपने मतलब स्किन से ऑब्जर्व करेंगे, उनकी सेल बढ़ेगी, टूट जाएगी 2 भागों में। माइक्रोब्स की लाइफ 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा की होती है। किसी भी माइक्रोब्स की लाइफ 1 दिन से ज़्यादा नहीं होती। तो वो दिन में या 12 घंटे में एक बार टूटेगा तो 2 होंगे, फिर पीछे से एक सेल उसकी मर जाएगी, फिर टूटेगी, फिर 2 होंगे, तो 2, 4, 8, 16, 32। जब ये 25 दिन का ड्रम हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि इसमें 10 की पावर 9, यानी ये ड्रम माइक्रोब से सैचुरेट हो जाएगा। छोड़ दो, ये ड्रम माइक्रोब से सैचुरेट हो जाएगा। तो जब सैचुरेट हो जाएगा यानी कि ये जीवामृत तैयार हो जाएगा, तो कैसा होगा चलिए आपको आगे दिखाते हैं। पास कर दो। जीवामृत हमारा बन जाता है मित्र, तो मैं दिखाता हूँ किस कलर का हो जाता है। देखिए इस कलर का हो जाता है।
ये जीवामृत हमारा इस कलर का होगा। इसमें एक तीक्ष्ण गंध आएगी, जब हम सूंघेंगे ना इसको तो बहुत सड़ा हुआ मट्ठा जैसे होता है ना, वैसा बदबू करेगा। तीक्ष्ण गंध होगी, तीक्ष्ण गंध हो जाएगी और इस प्रकार का कलर आ जाएगा तो बन जाएगा। ये मान लीजिए बना हुआ है मित्र, इसमें केवल चीनी पड़ा है तो इस कलर का है। अगर इसमें हम चीनी प्लस आटा डालते तो ये थोड़ा वाइटनेस लेके आता, और अगर हमने इसमें सिर्फ गुड़ डाला होता तो ये कुछ हल्का सा रेडिश कलर का होता। कई बार किसान कहता है साहब आपका जैसा रंग है मेरा तो कुछ अलग रंग का। हमने कहा कैसा? बोला मेरा तो लाल लाल है। तो हमने कहा आपने गुड़ डाला होगा? बोले हाँ साहब। कई किसान कहता है साहब मेरा कुछ कुछ काले काले कलर का है, तो हम जान जाते हैं। हमने कहा तुमने बहुत पुराना गुड़ डाला है ना? बोले हाँ साहब गुड़ काले रंग का था। चलिए, तो एक तो कलर ये ऐसा हो जाएगा। दूसरा फिर क्या होता है कि अगर मैं इसको डेली हिलाता हूँ तो जब डेली हिलाता हूँ तो पूरा ये मिलता रहता है, इसके जो डेड सेल थी वो इस सरफेस पर नहीं आती। अब जैसे मैं इसको ना हिलाऊं, जैसे इसमें 10 की पावर 9 के आसपास माइक्रोब्स हो गए और फिर इसको मैं हिलाना बंद करूं तो देखिए कैसा हो जाता है। तो फिर इसमें एक ये इस प्रकार का देखिए आप, इस प्रकार का एक थिकनेस एक ये जमा हो जाता है। ये क्या मित्र, ये डेड सेल है सब। जब इसको हिलाना बंद करते हैं तो ये इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है। अब कई बार किसान कहता है साहब हमारे में तो मलाई जम गई, क्योंकि मैंने दिखाया कि इस प्रकार की मलाई जमती है। ये एक तो आर्टिफिशियल मीट है, इसको खाया जा सकता है, क्योंकि कब जब ये सुरक्षित मार्किन के कपड़े से हमेशा ढक के रखा जाए, इसमें मच्छर मक्खी ना गिरे, और फिर इसमें चीनी दिया गया है, पानी बहुत अच्छा था, तो ये मीट है। इसको हम काट करके मीट की प्रकार पका करके खा सकते हैं। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये तय है कि आर्टिफिशियल मीट कहलाता है और इसकी मार्केट में कीमत 2,500-3,000 रुपये किलो की होती है। जैसे हम इसमें भोजन खिलाएंगे अलग अलग प्रकार का, अगर किसी ने बादाम पीस के डाले हैं, है ना, पिस्ता पीस के डाले हैं, बेसन खिलाया है, तो इस प्रकार का उसकी मीट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। इस प्रकार की लेयर बन जाती। लोग कहते हैं साहब इसका क्या करें? हमने कहा जो पेड़ आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो उस पेड़ के नीचे डाल दो, क्योंकि ये जीवांश है, मरे हुए जीवों का अंश है। सारी डेड सेलें इकट्ठी हो गई हैं। इसमें भी देखिए इकट्ठी हो गई हैं, इसमें भी इकट्ठी हो गई हैं। अब मित्र बात आती है कि ये जीवामृत हमारा बन गया तो इसको प्रयोग कैसे किया जाए, ये क्या क्या लाभ करेगा। तो देखिए आप, इस जीवामृत की 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ में सफिशिएंट है। अगर हमें डालने की स्टाइल मालूम हो, खेत में पर्याप्त नमी हो, तो 5 लीटर जीवामृत भी अगर मैं खेत में इनॉकुलेट कर दूं तो बहुत है। अब कई किसान कहते हैं साहब मैंने ज़्यादा बना लिया, क्या आप 40 लीटर डाल सकता हूं? तो मैंने कहा डाल सकते हो, 40 डाल सकते हो, 80 डाल सकते हो, 100 डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर गमला है, एक गमले में अगर मैं इतना भी डाल दूंगा तो वो पेड़ सूख जाएगा। अगर 2 साल का अमरूद का, अनार का, नींबू का पौधा है और मैं 1 मग्घा डाल दूंगा, 1 मग्घा, तो पेड़ सूख जाएगा। मेरे बगल में ये सागौन का पेड़ है, अगर इस पेड़ की जड़ में पूरा ड्रम फैला दूंगा तो सागौन सूख जाएगा। क्या है कि जब हमारे किसी जगह मैं डालता हूँ उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। ये जीवाणु को भोजन चाहिए मित्र। यहाँ तो चीनी खा रहा है, इसका बेसिक भोजन तो कार्बन ही है। अब मैंने ज़्यादा डाल दिया तो ये जिंदा सेल को नहीं खाता, प्रथम दृष्टया नहीं खाता, लेकिन मरता क्या ना करता। जब इसकी आबादी ज़्यादा हो गई, वहाँ कार्बन नहीं मिला, तो फिर ये जिंदा सेल को भी खा जाएगा। पेड़ इसीलिए सूखता है कि जड़ों को, जिंदा जड़ों को भी खा जाता है। तो इसकी 20 लीटर मात्रा को अगर पलेवा कर दिया, खेत में पानी भरा है, तो 20 लीटर की बाल्टी लेंगे और आधा लीटर, एक जगह आधा लीटर, 40 जगह आधा लीटर फेंक आइए, और ये पानी के साथ हिल मिल करके पूरे खेत में पहुंच जाएगा।
अगर नमी है, पलेवा नहीं करनी है, तो आप इसको 20 लीटर की मात्रा को 100 किलो सूखे हुई गोबर में बिखेरेंगे, मिलाएंगे और ब्रॉडकास्ट करेंगे और पीछे से जुताई कर देंगे। उसके बाद हम फसल बो देंगे। हमारा दावा है कि अगर किसी किसान ने, जैसे 2 चीज़ें करता है, एक तो खेत में पड़े हुए कार्बन को खाता है और जीवांश में बदलता है। फसलों का भोजन केवल जीवांश ही है। जीवांश जब नहीं होता तो ज़बरदस्ती यूरिया डीएपी में उनको खिलाता हूँ, लेकिन जीवांश अगर है तो यूरिया डीएपी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तो एक कार्बन से जीवांश बनाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, फसलों में नाना प्रकार की बीमारियां लगती हैं, भूमि जनित बीमारियां। यानी भूमि जनित बीमारी का मतलब है बीमारी के पैथोजन ज़मीन में थे। तो जिन इलाकों में बीमारी लगने वाले पैथोजन ज़मीन में होते हैं और ये 1 महीना पहले आपने उस ज़मीन में इनोकुलेट कर दिया जहाँ टमाटर लगाना था, तो मेरा दावा है कि आपके टमाटर में फिर कोई भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी। 2 काम हुए मित्र। इसने ज़मीन को जिंदा बनाया। जब ज़मीन जिंदा हो गई तो ज़मीन में पड़ा हुआ कार्बन जीवांश में कन्वर्ट हुआ और ज़मीन में पड़े हुए निगेटिव पैथोजन पर इसने नियंत्रण बना लिया, तो भूमि जनित बीमारी नहीं लगी। तो क्या क्या काम हुआ, आपके केमिकल फर्टिलाइज़र बच गए और फसलों में जो भूमि जनित बीमारियाँ आई थी उनको फंजीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरा, जब किसी भी फसल में पोषक तत्वों का बैलेंस होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, सब कुछ पर्याप्त सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, तो फसल में इंसेक्ट भी कम लगता है। आज इंसेक्ट, आप कभी कल्पना करना, एक खेत में नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल मत करना, एक में उचित मात्रा में करना, एक में थोड़ा अधिक कर देना। कीड़ा जितना भी लगेगा वो अधिक मात्रा में डाली गई फसल में लगेगा। जिसमें उचित मात्रा में डालेगा उसमें कीड़ा बहुत कम लगेगा, और जिसमें नाइट्रोजन नहीं दी गई उसमें कीड़ा बिल्कुल ना के बराबर लगेगा। इंसेक्ट को वो फसल ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ नाइट्रोजन की अधिकता होती है। जैसे मैं कहता हूँ, जंगल में, सड़कों के किनारे खड़े हुए पेड़ों में कीड़ा नहीं लगता। किसान के अमरूद की पत्तियां कीड़ा खाता है, आम की पत्तियां कीड़ा खाता है, केले की पत्तियां कीड़ा खाता है। जहाँ किसान फसल उगाता है, खेती करता है, आर्चर लगाता है, और वहीं बगल में जो सड़क के किनारे पौधा उसी वैरायटी का खड़ा होता है उसमें कीड़ा नहीं लगता। क्यों? वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं डाली गई ज़्यादा, यानी वहाँ बैलेंस है न्यूट्रिशन का। तो जहाँ न्यूट्रिशन का बैलेंस होता है इंसेक्ट वहाँ कम लगता है। इसी का नाम मित्र मेरे प्राकृतिक खेती है। और अगर आप प्राकृतिक खेती जैसे नहीं करेंगे, जैसे किसी के बात समझ में आती है, किसी को नहीं आती है, जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी तो उसकी ज़मीन में क्या हुआ कि ह्यूमस होना चाहिए 1%। जब देश आज़ाद हुआ था तब ह्यूमस था 0.6%। आज आज़ादी के 70-75 साल बीत गए तो अब ह्यूमस की मात्रा ज़मीन में हो गई 0.3%। हम खेती मित्र ज़मीन में करते हैं। धरती माता की कोख में कोई फसल का बीज बोते हैं, और माँ का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो माँ उस फसल को आराम से पालती है और अपने बच्चों को हर आला बला से बचा लेती है। यानी बीमारियों से बचा लेगी, इंसेक्ट से बचा लेगी। तो जहाँ में धरती माता संपन्न होगी, जैसे मैं कहता हूँ शिव, अब इसी को मैं आध्यात्म दर्शन से जोड़ देता हूँ कि धरती ही शिव है। शिव अगर समृद्धशाली हैं, शिव को समुद्र मंथन का विष पिला दिया गया है, तो फिर जो विष पिलाया है, गोबर, मल, मूत्र, कचरा, तो शिव की सेना यानी कि सूक्ष्म जीव इस विष को पचा लेंगे, जीवांश में बदल देंगे, और फिर माता पार्वती, वनस्पतियाँ जो फसल बोगे वो माता पार्वती है, पार्वती को अच्छा भोजन मिल जाएगा। तो पार्वती चूँकि माँ है सबको, हम सारे जीव उसी का भोजन करते हैं। तो हम मूली खाएं, गाजर खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, अनाज खाएं, तो हमारे अनाज में 100% पौष्टिकता होती है। ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% होगी, तो पोषण में जो भी फसल खाएंगे उसमें 100% पौष्टिकता होगी और हम बीमार नहीं होने पाएंगे। लेकिन अगर ज़मीन में पोषण कम है तो फसल में पोषण कम होगा, तो मेरे शरीर का पोषण कम होगा, तो हमको सप्लीमेंट्री फूड खाने पड़ेंगे और बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा मित्र, ये विषय आने वाली औलादों का और आने वाली संतानों की खुशहाली से भी जुड़ा है।
अगर हम लोग यूं ही लालच में आकर के सच्चाई नहीं जानेंगे, ज़मीन की हेल्थ को नहीं सुधारेंगे, धरती माता की पूजा नहीं करेंगे, धरती माता को बंजर होने देंगे, धरती माता के नीचे का पानी लूटते रहेंगे, धरती माता के ऊपर खड़े हुए पेड़ों को काटते रहेंगे, जीव जंतुओं को मारते रहेंगे, तो ज़मीन मेरी बंजर हो गई, भूगर्भ जल खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए, जीव खत्म हो गए, तो आप यहाँ क्या करेंगे? तो कहते हैं कि ज़मीन की फर्टिलिटी, पर्याप्त जल, पर्याप्त जंगल, पर्याप्त नाना प्रकार के जीव जंतु, इसी को कहते हैं सनातन, इसी को कहते हैं धर्म। धर्मो रक्षति रक्षता, यानी ज़मीन फर्टाइल रहेगी, ज़मीन के नीचे पानी रहेगा, सरफेस वाटर रहेगा, ज़मीन के ऊपर जंगल रहेंगे, ज़मीन के ऊपर नाना प्रकार की 84 लाख योनियों के जीव जंतु रहेंगे, तो ये धर्म है। और फिर धर्म मनुष्य की रक्षा कर लेगा। और आज तो हम ज़मीन को भी बंजर बना रहे हैं, ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल भी लूट रहे हैं, जंगल भी काट रहे हैं, जीव जंतुओं को भी इंसेक्टिसाइड डाल के मार रहे हैं, और 2 पैसा कमा भी ले रहे हैं, मान लो, तो मिलेगा क्या? मुझे उम्मीद है मित्र आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।